गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कुमारी भारती, जमशेदपुर, झारखंड। मैं आज प्रामाण्यवाद के विषय में विचार करूँगी। तो आज का विषय है प्रामाण्यवाद। तो प्रामाण्यवाद का संबंध जो है वो ज्ञान की प्रामाणिकता को लेकर है। जब हम कहते हैं कि कोई ज्ञान यथार्थ है तो इसका मतलब होता है कि वह ज्ञान प्रामाणिक है। जब हम कहते हैं कि कोई ज्ञान अप्रामाण्य है तो इसका मतलब होता है कि वह ज्ञान अप्रामाणिक है। तो ज्ञान की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का संबंध जो है उसे ही हम लोग प्रामाण्यवाद में जानते हैं। मुख्य रूप से यहाँ यह विचार किया जाता है कि जब कोई ज्ञान हमारे समक्ष आता है तो क्या वह प्रमाणित होता है अथवा उसे प्रमाणित करने के लिए अन्य किसी बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ज्ञान के प्रमाणवाद को लेकर के विचार किया जाता है। अब प्रामाण्यवाद को लेकर के भारतीय दार्शनिकों में मतभेद है। मीमांसा दर्शन कहता है कि ज्ञान जो है वह स्वतः प्रामाण्य है, अर्थात मीमांसा दर्शन स्वतः प्रामाण्यवाद को मानता है और परतः अप्रामाण्यवाद को स्वीकार करता है, जबकि न्याय दर्शन परतः प्रामाण्यवाद को मानता है तथा परतः अप्रामाण्यवाद को स्वीकार करता है। इसी तरह सांख्य दर्शन भी स्वतः प्रामाण्यवाद को मानता है तथा स्वतः अप्रामाण्यवाद को स्वीकार करता है। इस तरह से हम देखेंगे और भी अगर हम देखें बौद्ध, जैन, वेदांत में तो इसी तरह के विभिन्न मतों को पाते हैं। तो अभी मैं विचार कर रही हूँ मीमांसा दर्शन पर कि मीमांसा दर्शन ज्ञान की प्रामाणिकता को लेकर क्या विचार करता है। मैं एक बार फिर से कह दूँ कि प्रामाण्यवाद से संबंध ज्ञान की प्रामाणिकता को लेकर है। जब कोई ज्ञान हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो क्या वह प्रमाणित है अथवा उसे प्रमाणित करने के लिए अन्य किसी बाह्य कारण की आवश्यकता होती है। तो मीमांसा दर्शन स्वतः प्रामाण्यवाद को मानता है। मीमांसा दर्शन कहता है कि जब हम कहते हैं कि कोई ज्ञान प्रमाणित है, मीमांसा दर्शन कहता है कि जब कोई विषय हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो अपने आप ही वह प्रमाणित होता है। उसे प्रमाणित करने के लिए हमें किसी अन्य बाह्य कारणों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं है। तो इसे ही स्वतः प्रामाण्यवाद कहते हैं। अगर हमारे सामने घट उपस्थित होता है या हम घट को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह ज्ञान प्रमाणित है। अब उसे प्रमाणित करने के लिए अन्य किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पेन को देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि एक पेन क्या है, प्रमाणित है। अब इसे प्रमाणित करने के लिए अन्य किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मीमांसा दर्शन कहता है। तो मीमांसा दर्शन स्वतः प्रामाण्यवाद को स्वीकार करता है। मीमांसा दर्शन में दो मत हैं। एक मत प्रभाकर है और दूसरा मत कुमारिल है। तो प्रभाकर मत कहता है कि जब हम कहते हैं कि कोई ज्ञान प्रमाणित है तो उसका संबंध ज्ञान की सामग्री से होता है। ज्ञान की सामग्री जो है मुख्य रूप से कारण सामग्री पर निर्भर है। अर्थात जब हम कहते हैं कि कोई भी कारण सामग्री जो होती है वह ज्ञान को उत्पन्न करती है और वही कारण सामग्री ज्ञान की प्रामाणिकता को भी उत्पन्न करती है। तो इस तरह से अगर प्रभाकर के दर्शन में हम देखें तो प्रभाकर भी स्वतः प्रामाण्यवाद को मानते हैं। साथ ही उन्होंने ज्ञान की प्रामाणिकता का संबंध जो है ज्ञान की सामग्री से जोड़ा है तथा कारण सामग्री से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि कोई भी कारण सामग्री जो हमारे ज्ञान को उत्पन्न करती है वही कारण सामग्री ज्ञान की प्रामाणिकता को भी उत्पन्न करती है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर कुमारिल को देखते हैं। प्रभाकर के दो
मीमांसा दर्शन के दो मत हैं, मीमांसा के दो मत हैं, एक प्रभाकर और एक कुमारिल। तो कुमारिल पे विचार करते हैं कि कुमारिल मत क्या कहता है। तो कुमारिल मत यह कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि कोई ज्ञान प्रमाणित है तो यहाँ भी दो मुख्य बातें हैं। एक तो यह है कि कारण दोष रहितता, यानी कारण में कोई दोष नहीं होना चाहिए। दूसरा बाधक दोष रहितता की बात की गई है, अर्थात जिस साधन से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कोई भी बाधा हमारे ज्ञान में नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान तभी प्रमाणित होगा जब वहाँ कारण दोष रहित होगा तथा बाधक दोष से रहित होगा। तो कारण दोष से रहित और बाधक दोष से रहित, अर्थात कारण दोष रहितता तथा बाधक दोष रहितता को आवश्यक माना गया है। तो इस तरह से कुमारिल भी स्वतः प्रमाणवाद को मानते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि मीमांसा दर्शन स्वतः प्रमाणवाद को स्वीकार करता है। साथ ही मीमांसा दर्शन यह भी कहता है कि कोई भी ज्ञान जो होता है वो पढ़ता अप्रमाण्यवाद होता है। तो पढ़ता अप्रमाण्यवाद क्या है? मैंने पहले ही कहा कि जब कोई ज्ञान यथार्थ होता है तो वह प्रमाणित है, जब कोई ज्ञान अयथार्थ होता है तो अप्रमाणित है। प्रमाणित ज्ञान ही प्रमाण्यवाद, अप्रमाणित ज्ञान अप्रमाण्यवाद। तो इस तरह से हम लोग ज्ञान की प्रमाणिकता को लेकर विचार कर रहे हैं। तो मीमांसा दर्शन कहता है कि हमारा जो ज्ञान होता है वह अप्रमाणित भी होता है, और वह जो अप्रमाणित होता है, अयथार्थ ज्ञान होता है, वह बाहर से ही उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है, तो जब जॉन्डिस हो जाती है, पीलिया रोग हो जाता है, तो उस समय पूरे शरीर का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है, और आँखों में भी पीलापन छा जाता है। तो जब आँखों में पीलापन छा जाता है उस समय हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह भी हमें पीली नज़र आने लगती है। फल क्या होता है कि वास्तविक ज्ञान से हम दूर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान हमारा क्या हो जाता है? अयथार्थ हो जाता है। तो इसे हम अप्रमाणित कहते हैं, अप्रमाणित ज्ञान कहते हैं। तो ये कहाँ से अप्रमाणित हो गया? बाहर से ही हुआ। बाहर से कहने का मतलब हमारी कारण सामग्री में दोष उत्पन्न हो गया। कारण सामग्री क्या है? आँखें हैं, चक्षु है जिससे हम देखते हैं, उसमें दोष उत्पन्न हो गया, उसमें पीलापन छा गया, तो हम रंगों का वास्तविक चयन नहीं कर पाए। अगर हम तो इस तरह से रंगों का वास्तविक चयन नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये होता है कि कारण सामग्री में कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर दोष उत्पन्न हो जाता है तो हमारा जो ज्ञान अप्रमाणित होता है वह पढ़ता होता है, यानी कि बाहर से ही उसको हम अप्रमाणित मानते हैं। इसी तरह से हम बात करें कि बाधक दोष रहितता की, तो बाधक दोष रहितता क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं बाधक दोष रहितता से तो इसका तात्पर्य होता है कि जैसे कि आप देखिए कि हम अंधेरे में आते हैं और मान लीजिए कि हम एक कमरे में और वहाँ पर अंधेरा छा जाए और अचानक से हमारा पैर किसी रस्सी पे पड़ जाता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण हम ज़ोर से चिल्ला पड़ते हैं सर्प है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का अभाव है। तो वो हमारा हो गया बाधक दोष हो गया। ज्ञान के लिए, सफल ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए था? वहाँ प्रकाश होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर प्रकाश का अभाव है, जिसके कारण हमने रज्जू को, रस्सी को सर्प कह दिया, तो हमारा ज्ञान अप्रमाणित हो जाता है। तो इस तरह से मीमांसा दर्शन कहता है कि कोई भी ज्ञान जो है जो अप्रमाणित होता है वह बाहर से ही अप्रमाणित होता है, इसीलिए उसे पढ़ता अप्रमाण्यवाद कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? बाहर से ही अप्रमाणित होता है। जैसे कि मैंने कहा रज्जू सर्प का उदाहरण दिया, और आप लोगों को जॉन्डिस पीलिया के जो रोगी होते हैं वहाँ पे बताया कि किस तरह से कारण सामग्री में ही दोष उत्पन्न हो जाता है, और दोष उत्पन्न होने के कारण हम लोग वास्तविक सत्य को नहीं देख पाते हैं। तो इसी को कहा गया है मीमांसा दर्शन में कि स्वतः प्रमाणी होने के लिए
कारण सामग्री में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, साथ ही वह ज्ञान जो है बाधक दोष से रहित होना चाहिए, यानी ज्ञान में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर कारण सामग्री में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है या ज्ञान में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वह ज्ञान प्रमाणित नहीं होकर के वह अप्रमाणित हो जाता है, और उसी समय हम कहते हैं कि उसी समय मीमांसा दर्शन पढ़ता अप्रमाण्यवाद को स्वीकार करता है। तो इस तरह से हम देखें तो मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन स्वतः प्रमाणवाद की बात करता है और कहता है कि जैसे ही कोई ज्ञान हमारे समक्ष उपस्थित होता है वह ज्ञान अपने आप ही प्रमाणित होता है। उसकी प्रमाणिकता के लिए हमें बाहर से किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई ज्ञान अप्रमाणित होता है तो वह कारण सामग्री में दोष होने के कारण या बाधक ज्ञान में दोष होने के कारण ही वह ज्ञान हमारा अप्रमाणित होता है। तो ये हमने मीमांसा दर्शन को समझा। अब मैं न्याय दर्शन पे आती हूँ कि न्याय दर्शन जो है वह प्रामाण्यवाद के बारे में क्या सोचता है। तो जब हम बात कर रहे हैं न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन भी प्रामाण्यवाद को स्वीकार करता है, ज्ञान की प्रामाणिकता की चर्चा करता है तथा प्रामाणिकता की बात करते हुए न्याय दर्शन कहता है कि कोई भी ज्ञान जो होता है वह तभी प्रमाणित होता है जब हम मतलब कि जब न्याय दर्शन कहता है कि जब हम ज्ञान की प्रामाणिकता की बात कर रहे हैं तो वह अपने आप ही प्रमाणित नहीं होता है। न्याय दर्शन कहता है कि कोई ज्ञान जब हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो उस समय ना हम उसे प्रमाणित कहेंगे ना हम उसे अप्रमाणित कहेंगे, बल्कि हम तटस्थ रहेंगे। ना प्रमाणित है ना अप्रमाणित है, बल्कि तटस्थ है। तो उसकी प्रामाणिकता के लिए न्याय दर्शन कहता है कि हम अन्य बाह्य कारकों का सहारा लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि वह ज्ञान प्रमाणित है या नहीं है। अगर उस ज्ञान में वह गुण होता है तो वह ज्ञान प्रमाणित होता है, अगर नहीं होता है तो वह ज्ञान अप्रमाणित होता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं न्याय दर्शन में, तो न्याय दर्शन जो है वह पढ़ता प्रामाण्यवाद को मानता है और पढ़ता अप्रमाण्यवाद को मानता है। ठीक है, पढ़ता अप्रमाण्यवाद को मीमांसा दर्शन भी माने थे और पढ़ता अप्रमाण्यवाद को हमारा न्याय दर्शन भी मानता है। तो इस तरह से अगर हम न्याय दर्शन में देखते हैं कि वह क्या अन्य बाह्य कारण है जिससे हम तुलना करके कहेंगे कि कोई ज्ञान हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो वह प्रमाणित है, क्योंकि न्याय दर्शन तो कह रहे हैं कि जैसे ही कोई ज्ञान हमारे समक्ष आएगा ना तो हम उसको प्रमाणित कहेंगे ना तो हम उसको अप्रमाणित कहेंगे, बल्कि हम तटस्थ रहेंगे। तो सवाल यह उठता है कि न्याय दर्शन किन बाह्य कारकों की बात कर रहे हैं जिससे तुलना करके हम ज्ञान को प्रमाणित कहते हैं या जिससे तुलना करके हम ज्ञान को अप्रमाणित कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि न्याय दर्शन में 3 बातों की मुख्य रूप से चर्चा की गई है, जिसके आधार पर मैं कहूँगी कि ज्ञान प्रमाणित है अथवा हमारा ज्ञान जो होता है अप्रमाणित है। तो सबसे पहले न्याय दर्शन में प्रवृत्ति सामर्थ्य की बात की गई है। तो प्रवृत्ति सामर्थ्य अगर मैं बोलूँ तो प्रवृत्ति सामर्थ्य क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग घट की बात करते हैं, घड़े की बात करते हैं, तो घट का काम क्या है? घट का काम है कि उसमें जल को रखना, पानी को शीतलता प्रदान करना। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे समक्ष घट उपस्थित होगा हम उसमें जल डालेंगे। अगर वह पानी शीतल हो जाता है, पानी शीतल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह ज्ञान प्रमाणित है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि वह ज्ञान अप्रमाणित है। तो उसी को न्यायिकों ने प्रवृत्ति सामर्थ्य कहा है। तो इस तरह से हम देखें कि न्याय मत के अनुसार विषय के बोध के साथ साथ ज्ञाता में ज्ञान विषयक अथवा बोध विषयक एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यदि यह बोध अथवा ज्ञान इस प्रवृत्ति के पोषण में समर्थ है तो ज्ञान को प्रवृत्ति सामर्थ्य युक्त कहा जाता है। यदि घट के बोध से ज्ञाता के भीतर इस घट में
जल संग्रह करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है यदि ज्ञाता वस्तुतः इस घट में जल संग्रह कर सके तो ज्ञान का समुचित सामर्थ्य युक्त और इस कारण से प्रमाण युक्त स्वीकार किया जाता है। तो प्रवृत्ति सामर्थ्य क्या है? तो प्रवृत्ति सामर्थ्य होता है मतलब कि अगर हम मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं पेन कह रही हूँ तो मैं पेन का गुण क्या है, इसका गुण लिखना है। तो अगर हम लिख करके देखेंगे, अगर ये पेन लिखा जाता है तो हम कहेंगे कि ज्ञान हमारा क्या है, प्रमाणित है। अगर नहीं लिखाता है तो हम कहेंगे कि ज्ञान अप्रमाणित है। उसी तरह यहाँ प्रवृत्ति सामर्थ्य का मतलब है कि हम जिस विषय की प्रामाणिकता की बात कर रहे हैं उसमें वह गुण है या नहीं। अगर उसमें वह गुण है तो ज्ञान प्रमाणित है, अगर उसमें वह गुण नहीं है तो हमारा ज्ञान क्या होता है, हमारा ज्ञान अप्रमाणित होता है। तो वही यहाँ पर प्रवृत्ति सामर्थ्य की बात की गई है। तो कहीं कहीं सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। तो न्याय दर्शन का यह मुख्य कारक है जिस पर कि जोर दिया गया है। ज्ञान की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के लिए सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य का होना अत्यंत ही आवश्यक है, वरना न्याय किसी भी ज्ञान की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि न्याय दर्शन में 3 बातों की चर्चा की गई है, तो उसके आधार पर न्याय दर्शन स्वीकार करता है कि ज्ञान प्रमाणित है। दूसरा है ज्ञानांतर संवाद। अब ज्ञानांतर संवाद क्या है? प्रत्येक ज्ञान ऐसे हैं जिनका प्रामाण्य ग्रहण प्रवृत्ति सामर्थ्य से नहीं होता। क्या है? अनेक ज्ञान ऐसे हैं जिनका प्रमाण ग्रहण प्रवृत्ति सामर्थ्य से नहीं होता। बहुत सारा प्रमाण ऐसा है जिसको हम प्रवृत्ति सामर्थ्य से सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान का प्रामाण्य ग्रहण ज्ञानांतर संवाद से होता है। यदि कोई ज्ञान का किसी अन्य ज्ञान ख से संवाद रखता है तो इस प्रकार के संवाद अथवा संगति को ज्ञानांतर संवाद कहते हैं। ठीक है। यहाँ क्या बताया जा रहा है ज्ञानांतर संवाद में? ज्ञानांतर संवाद में बताया जा रहा है कि जब हम कहते हैं किसी ज्ञान की प्रामाणिकता की बात करते हैं तो वह ज्ञान जो होता है, हर ज्ञान सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य से सिद्ध नहीं होता है। बहुत सारे ज्ञान ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें ज्ञानांतर संवाद की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि अगर क है, अगर वह ख से संवाद रखता है तो उस आधार पर भी हम ज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण दे करके चीज़ों को स्पष्ट किया जा रहा है। जैसे देवदत्त नदी पर जल लाने गया है। अब देवदत्त नदी पर जल लाने गया है, इस ज्ञान की पुष्टि इस ज्ञान से होती है कि देवदत्त घर पर नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ज्ञानांतर संवाद के द्वारा भी ज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि देवदत्त नदी पर जल लाने गया है तो इसको हम किस तरह से प्रमाणित करेंगे? हम इस तरह से प्रमाणित कर सकते हैं कि इस समय देवदत्त जो है अपने घर पर उपस्थित नहीं है। आगे देखिए गुणवत कारण ज्ञान। तो ज्ञान की उत्पत्ति में 2 प्रकार के कारण प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। ज्ञान की उत्पत्ति में कितने प्रकार के कारण प्रयुक्त होते हैं? तो ज्ञान की उत्पत्ति में 2 प्रकार के कारण उत्पन्न होते हैं। डैश करके सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। ठीक है। सामान्य कारण है और विशिष्ट कारण है। यदि ज्ञान के विशिष्ट कारण दोषपूर्ण सिद्ध होते हैं तो ज्ञान अप्रमाणित सिद्ध होता है। क्या बताया जा रहा है कि ज्ञान के जो विशिष्ट कारण हैं वो दोषपूर्ण सिद्ध होगा तो ज्ञान अप्रमाण्य होता है, और यदि ज्ञान के विशिष्ट कारण गुणवत सिद्ध होते हैं तो ज्ञान हमारा क्या होता है? प्रमाणित होता है। जैसे कि देखिए यथा पीत शंख का ज्ञान पांडु रोग ग्रसित चक्षु के दोष यानी विशिष्ट कारण दोष के कारण होता है, अतः यह ज्ञान अप्रमाण है। शंख जो होता है, हम शंख की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको पीला देखते हैं तो क्यों कह रहे हैं कि शंख हमारा पीला है? क्योंकि हम दोष से ग्रसित हैं। ठीक है। अगर हमें पीलिया रोग हो जाता है तो सफ़ेद चीज़ भी क्या होती है? हमें
दोषयुक्त दिखने लगती है, सफ़ेद चीज़ पीली दिखने लगी, तो क्या हो रहा है यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान में दोष उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञान हमारा क्या हो जाएगा, अप्रमाणित हो जाएगा। तो वही यहाँ बताया जा रहा है गुणवत कारण ज्ञान, कि गुणवत कारण ज्ञान भी जो है ज्ञान की प्रमाणिकता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दो प्रकार की गुणवत्ता होती है, एक सामान्य कारण और एक विशिष्ट कारण। यदि ज्ञान के विशिष्ट कारण दोषपूर्ण सिद्ध होते हैं तो ज्ञान हमारा क्या होता है, अप्रमाण सिद्ध होता है। यदि ज्ञान के विशिष्ट कारण गुणवत सिद्ध होते हैं तो ज्ञान हमारा क्या होता है, प्रमाण युक्त होता है। जैसे हमारा शंख पीला दिखने लगता है, क्यों? क्योंकि विशिष्ट कारण दोषयुक्त हो गया है, हमारी आंखों में पीलापन छा गया है, हम जो भी चीज़ें दिखते हैं तो हमें पीली दिखने लगती है, तो यहाँ गुणवत्ता का विशिष्ट कारण का दोष हो जाता है, अतः हमारा ज्ञान क्या हो जाता है, अप्रमाणित हो जाता है। लेकिन विशिष्ट कारण यदि गुणवत हो तो हमारा ज्ञान क्या हो जाएगा, हमारा ज्ञान भी प्रमाणित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में ज्ञान की प्रमाणिकता को लेकर के तीन बाह्य कारकों के आधार पर ज्ञान को प्रमाणित सिद्ध किया जाता है। तो इस तरह से मैंने तीन बाह्य कारक बताए। पहला प्रवृत्ति सामर्थ्य है, जिसमें हम उसकी प्रवृत्ति के आधार उसकी जांच करेंगे कि अगर वो उस प्रवृत्ति में सफल होता है तो वो ज्ञान प्रमाणित है अथवा ज्ञान प्रमाणित नहीं होता है। जैसे मैंने घड़े का उदाहरण दे के बताया कि घड़ा में जल डालेंगे, अगर पानी ठंडी हो जाएगी तो घड़ा का ज्ञान प्रमाणित है अथवा अप्रमाणित। उसी तरह से ज्ञानांतर संवाद है, ज्ञानांतर संवाद के द्वारा भी हम ज्ञान की प्रमाणिकता को सिद्ध करते हैं, जिसमें मैंने उदाहरण बताया कि अगर मोटा देवदत्त, मैं कहूँ कि मोटा देवदत्त जल लाने गया है तो उसकी प्रमाणिकता इस प्रकार सिद्ध होगी कि मोटा देवदत्त इस वक्त घर पर उपस्थित नहीं है। तीसरा मैंने बताया कि गुणवत कारण ज्ञान, तो गुणवत कारण ज्ञान क्या होता है, तो गुणवत कारण ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसमें दो प्रकार के कारण होते हैं, एक सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। अगर विशिष्ट कारण हमारा दोषयुक्त हो जाता है तो ज्ञान भी हमारा क्या हो जाता है, दोषयुक्त हो जाता है, यानी कि अप्रमाण्य हो जाता है। जैसे कि पीत संघ के बारे में बताया गया कि चक्षु में दोष उत्पन्न हो जाने के कारण पीलिया के समय में चक्षु में दोष उत्पन्न हो जाता है और हर एक चीज़ पीली दिखने लगती है। तो इस तरह से हम वहाँ पर वो जो ज्ञान होता है अप्रमाणित होता है। तो प्रमाणित होने के लिए विशिष्ट कारण को भी क्या होना चाहिए, गुणयुक्त होना चाहिए। तो इस तरह से हम न्याय दर्शन को भी समझते हैं कि न्याय दर्शन क्या मानता है, पढ़ता प्रमाणवाद, यानी कि कोई ज्ञान जो प्रमाणित होता है वो बाहर से ही आकर प्रमाणित होता है, और जब हम कहते हैं कि वो ज्ञान अप्रमाणित है तो भी वह बाहर से ही अप्रमाणित होता है। तो इस तरह से न्याय दर्शन पढ़ता प्रमाणवाद को मानता है और पढ़ता अप्रमाणवाद को मानता है, जबकि हमारा मीमांसा दर्शन स्वतः प्रमाणवाद को मानता है और पढ़ता अप्रमाणवाद को स्वीकार करता है। अब मीमांसा दर्शन ने कई सारे आक्षेप न्याय दर्शन पर उठाए हैं, क्योंकि न्याय दर्शन जो है वह स्वतः प्रमाणवाद को मानता है, न्याय दर्शन जो है पढ़ता प्रमाणवाद को मानता है, और हमारा मीमांसा दर्शन जो है वो स्वतः प्रमाणवाद को मानता है। तो अब प्रश्न मीमांसा दर्शन उठाते हैं कि मीमांसकों के अनुसार ज्ञान के अप्रमाणी को न्यायिक के समान पढ़ता मानते हैं, क्योंकि इसका अनुमान कारण दोष के आधार पर या बाधक ज्ञान के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब है कि मीमांसा दर्शन क्या करता है कि बहुत सारी आपत्तियों को उठाता है न्याय दर्शन में, कि न्याय दर्शन किस तरह से पढ़ता प्रमाणवाद को मानते हैं। मीमांसा दर्शन कहता है कि जब हम स्वतः प्रमाणवाद की बात करते हैं तो ज्ञान अपने आप ही प्रमाणित होता है। हम कह दें कि कोई भी ज्ञान अपने आप प्रमाणित नहीं होता, ना तो वो प्रमाणित है ना तो वह अप्रमाणित है, बल्कि वह तटस्थ है। जैसा कि हमारा न्याय दर्शन कहता है कि कोई भी विषय जब हमारे समक्ष उपस्थित होती है तो हम क्या कहते हैं, न्याय दर्शन कहता है ना प्रमाणित मानो ना अप्रमाणित मानो ना और तटस्थ रहो। तो मीमांसा दर्शन यहाँ आपत्ति कर रहा है कि हम किसी भी ज्ञान को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ना वो प्रमाणित है ना अप्रमाणित है, बल्कि तटस्थ है। अगर कोई ज्ञान है तो वह या तो प्रमाणित होगा और या तो अप्रमाणित होगा, इससे अलग वह नहीं हो सकता है। दूसरा आक्षेप मीमांसा दर्शन का यह भी उठता है कि जब हम लोग ज्ञान की प्रामाणिकता की बात कर रहे हैं तो ज्ञान जो है वो अपने आप ही स्वतः ही प्रमाणित होता है। बाहर से हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि हमारा ज्ञान प्रमाणित
होगा। विरहित ज्ञान को मीमांसा दर्शन असंभव मानता है। फिर एक बात मीमांसा दर्शन एक आक्षेप उठाते हैं कि न्याय दर्शन जो है गुण के आधार पर ज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। ठीक है, तो न्याय दर्शन गुण के आधार पर ज्ञान की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। तो मीमांसा दर्शन कहते हैं कि जब बात ऐसी है तो मीमांसा दर्शन के अनुसार कि ज्ञान की प्रामाणिकता को हम कारण सामग्री से, जब कारण सामग्री में कोई दोष ना हो, यानी कारण सामग्री दोष रहिता और बाधक दोष रहितता के आधार पर हम ज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। अर्थात ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए हमें किसी अन्य गुण की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि न्याय दर्शन 3 बाह्य कारणों को लेता है, प्रवृत्ति सामर्थ्य को लेता है, ज्ञानांतर संवाद को लेता है, विशिष्ट कारण को लेता है। ठीक है, कारणों के आधार पर ज्ञान की प्रामाणिकता की बात करता है, गुणवत्ता कारण के आधार पर। तो मीमांसा दर्शन कहता है इन सबों की आवश्यकता है ही नहीं। ज्ञान की प्रामाणिकता तो बस कारण ज्ञान सामग्री से और बाधक ज्ञान के अभाव से ही हमारा ज्ञान प्रमाणित हो जाता है। ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए इतना ही आवश्यक है, इससे ज़्यादा ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए आवश्यक नहीं है। तो मीमांसा दर्शन जो है न्याय जो गुण के आधार पर ज्ञान की प्रामाणिकता की बात करते हैं, मीमांसा दर्शन न्याय की इस कथन की आलोचना करता है, उसका खंडन करने की कोशिश करता है। अब तीसरा आक्षेप जो मीमांसा दर्शन उठाते हैं, मीमांसा दर्शन कहते हैं कि जैसे कि मीमांसा दर्शन कह रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं ज्ञान की प्रामाणिकता की, न्याय दर्शन जब ज्ञान की प्रामाणिकता की बात करता है तो न्याय दर्शन कहता है कि प्रमाण्य को उत्पन्न करने के लिए, प्रथम ज्ञान में प्रमाण उत्पन्न करने के लिए हमें क्या है, दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि न्याय दर्शन सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य की बात करता है कि कोई ज्ञान प्रमाणित है या नहीं, इसके लिए सफल प्रवृत्ति ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो एक ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है, दूसरे ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए तीसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है, तीसरे ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए चौथे ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखते जाएंगे। तो मीमांसा दर्शन कहता है कि हम अनावस्था दोष के शिकार हो जाते हैं। तो न्याय दर्शन यही करता है, वह गुणों की बात करता है, गुणों के आधार पर प्रामाणिकता की बात करता है। वह कहता है कि एक ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए हमें दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे वो सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य को मानता है कि अगर उस सफल प्रवृत्ति ज्ञान से हमारा ज्ञान प्रमाणित होता है तो प्रमाणित है, अन्यथा अप्रमाणित है। तो एक ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए दूसरा ज्ञान, दूसरे को प्रमाणित करने के लिए तीसरा ज्ञान, तीसरे को प्रमाणित करने के लिए चौथा ज्ञान। इस प्रकार से प्रमाणों की एक ज्ञान से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, मतलब अनावस्था हम आगे बढ़ते जाएंगे और अनावस्था ज्ञान के हम शिकार हो जाते हैं। तो मीमांसा दर्शन इसका खंडन करता है और मीमांसा दर्शन कहता है कि कारण गुण यथार्थता एवं सफल प्रवृत्ति जिन्हें न्याय ने प्रमाण की उत्पत्ति या अनुमिति का कारण माना है, वस्तुतः ज्ञान की कारण सामग्री में अंतर भुक्त है। कहने का मतलब है मीमांसा दर्शन सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य या गुण की बात करते हैं, तो न्याय दर्शन सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य या गुण की बात करते हैं। तो मीमांसा दर्शन कहता है कि ये सब अलग कुछ है ही नहीं, ये जितने भी हैं सब कारण सामग्री में युक्त हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कारण गुण वस्तुतः कारण दोष रहितता है, यथार्थता ज्ञान का स्वरूप है। कहने का मतलब है कि हम बस इतना कहने का मुख्य बात यही है कि मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से कारण ज्ञान सामग्री को महत्वपूर्ण मानता है और बाधक दोष रहितता को महत्वपूर्ण मानता है। और जो न्याय जो बात कहना चाहते हैं गुण की, सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य की, तो इन सब चीज़ों को मीमांसा दर्शन कारण सामग्री में ही सम्मिलित कर लेता है, अलग से इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। और मीमांसा दर्शन इसी तर्क के आधार पर न्याय दर्शन की, न्याय के प्रमाण्यवाद की, विचार की आलोचना करता है, उसमें त्रुटि निकालता है। और मीमांसा दर्शन यही कहना चाहता है कि ज्ञान जो होता है वह स्वतः प्रमाण्यवाद होता है, हम उसे बाहर से प्रमाणित
नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मीमांसा दर्शन के क्या विचार हैं, हमने देखा कि न्याय दर्शन के अपने प्रमाण्यवाद को लेकर के क्या विचार है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहना चाहें मीमांसा और न्याय को लेकर के, ज्ञान की प्रामाणिकता को लेकर के, तो संक्षिप्त में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान का जो प्रामाण्य विचार है उसका मुख्य रूप से संबंध ज्ञान की प्रामाणिकता को लेकर है। अगर कोई ज्ञान जब हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो वह ज्ञान प्रमाणित है या नहीं है, इसी का विवेचन हमारा प्रामाण्यवाद का सिद्धांत करता है। हम कहते हैं कि यह ज्ञान प्रमाणित है तो अपने आप में यह ज्ञान यथार्थ है तो वह प्रमाणित होता है। यदि ज्ञान अयथार्थ है तो वह अप्रमाणित होता है। इसी संबंध में मीमांसा दर्शन ज्ञान की प्रामाणिकता पर विचार करता है और मीमांसा दर्शन स्वतः प्रमाण्यवाद को मानता है, साथ ही वह पड़ता अप्रमाण्यवाद को स्वीकार करता है। तो स्वतः प्रमाण्यवाद में मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से कारण सामग्री और बाधक दोष रहितता को, कारण सामग्री दोष रहितता तथा बाधक सामग्री दोष रहितता को महत्वपूर्ण स्थान देता है और इसी के आधार पर हम ज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते हैं। जब हम न्याय में जाते हैं तो हम पाते हैं कि न्याय दर्शन भी ज्ञान की प्रामाणिकता की बात करता है और न्याय दर्शन ज्ञान पड़ता प्रमाण्यवाद और पड़ता अप्रमाण्यवाद को मानता है। अर्थात कोई भी ज्ञान जो प्रमाणित होता है वो बाहर से ही प्रमाणित होता है और पड़ता यानी बाहर से ही अप्रमाणित होता है। तो हम बाह्य कारणों के आधार पर ही ज्ञान को प्रमाणित करते हैं और बाह्य कारणों के आधार पर ही वह ज्ञान अप्रमाणित भी हो जाता है। तो इसके लिए हमारा न्याय दर्शन 3 कारणों की बात करता है। सबसे पहला प्रवृत्ति सामर्थ्य, दूसरा हमारा हो जाता है ज्ञानांतर संवाद और तीसरा है हमारा गुणवत्त कारण ज्ञान। तो इस तरह से इन तीनों के आधार पर न्याय दर्शन जो है ज्ञान की प्रामाणिकता की बात करता है। इसके आधार पर ही हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि कोई ज्ञान प्रमाणित है या नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रमाणवाद का जो विचार है न्याय मीमांसा और न्याय दर्शन के संदर्भ में। इस तरह से तो मैं आज इस वीडियो को मैं इतना ही रहने देती हूँ और आगे जो है मैं सांख्य दर्शन पर विचार करूँगी कि सांख्य प्रमाण्यवाद को लेकर के क्या विचार करता है, यानी कि सांख्य दर्शन में प्रमाण्यवाद के किस कॉन्सेप्ट को हम पाते हैं। तो फिर मैं इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में सांख्य के प्रमाणवाद की चर्चा करूंगी कि सांख्य का प्रमाणवाद क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दें। थैंक यू, बाय, ओके।